सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है। तो आंसर होगा समुद्र प्रदक्षिणा। एक्चुअली में अभी 22 जुलाई 2026 को हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तो इन तीनों सेनाओं की कुल 9 महिला अधिकारियों का पहला दल दुनिया का चक्कर लगाकर अभी भारत लौट आया है। और इस अभियान का नाम क्या था? समुद्र प्रदक्षिणा, जिसके तहत ये दल दुनिया का चक्कर लगाने गया था। और किस नौका पर बैठ करके, तो उसका नाम भी याद रखना, IASV त्रिवेणी। IASV मतलब इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी। तो इस नाम की ये नौका थी, जैसा कि आप फोटो में भी देख पाओगे। ये यात्रा शुरू कब हुई थी? 11 सितंबर 2025 को मुंबई से शुरू हुई थी। तो पूरा चक्कर लगाने में इनको 314 दिन लगे। और कितनी दूरी इन्होंने तय की बात करें तो 25,500 नॉटिकल मील, लगभग 47,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा इन्होंने पूरी की इस नौका से। और अभी ये चक्कर लगा के लौट आए 22 जुलाई 2026 को, मुंबई में ही वापस ये लौटे हैं। इस अभियान में कौन कौन शामिल थे? तो मैंने आपको बताया, इस अभियान में तीनों सेनाओं की कुल 9 महिला अधिकारी शामिल थी। और इस अभियान का नेतृत्व किया लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर ने। ठीक है, तो 2-3 बातें एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। अभियान का नाम पूछ सकता है, समुद्र प्रदक्षिणा नाम है, याद रखना। और इस नौका का नाम पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह का पहले एक बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो नौका का नाम वहां पूछा था, तो त्रिवेणी इसका नाम है। और इस अभियान का नेतृत्व किसने किया? लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर ने। ये नाम भी आप ध्यान। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आरोह नाम से एक रिपोर्ट को अभी किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो आंसर होगा कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। तो अभी कोयला मंत्रालय ने आरोह नाम से एक रिपोर्ट को लॉन्च किया। यहाँ पे आरोह का भी मतलब है एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर। तो ये भारत की पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने, प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाने और उस जमीन को दोबारा उपयोग कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में 42 कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने की जानकारी दी गई है। इनमें से 33 खदानों का काम पिछले साल ही पूरा किया गया है। और सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 से 3 सालों में 147 और खदानों को भी वैज्ञानिक तरीके से बंद किया जाए। अब जो खदानें बंद हो चुकी है, तो उनका उपयोग किन किन कार्यों में किया जा रहा है? तो सोलर प्रोजेक्ट्स में, पर्यटन में, कृषि, जल संरक्षण, सामुदायिक उपयोग के स्थान के रूप में उनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने जर्मनी की एक कंपनी है, जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो उसके साथ भी एक समझौता किया। उद्देश्य है वैज्ञानिक तरीके से खदान बंद करना, खदानों का दोबारा उपयोग करना, नई तकनीक और वैश्विक अनुभव साझा करना। उसके लिए जर्मनी की इस कंपनी के साथ समझौता किया गया। साथ ही में कोल नीर प्लांट भी शुरू किया गया है। ये प्लांट क्या करेगा? ये जो कोयला खदानें हैं, यहाँ पे खदानों में जो पानी भरा हुआ है, तो उस पानी को शुद्ध करके ये पीने योग्य पानी बनाएंगे और उस पानी को बेचेंगे कोल नीर के नाम से। तो इससे आसपास के जो भी गांव है उनको सस्ता और सुरक्षित पेयजल मिल सकेगा। ठीक है, तो कोल मंत्रालय ने अभी ये 2-3 चीजें लॉन्च की है, मैंने आपको बता दिया। एक तो रिपोर्ट, उसके अलावा जर्मनी की इस कंपनी के साथ समझौता किया, क्यों किया मैंने आपको बता दिया, और एक प्लांट भी शुरू किया कोल नीर के नाम से, जिसका उद्देश्य क्या है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। अच्छा, कोयले से ही 2-4 प्रश्न मैं आपको और कराता हूं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत सरकार ने, याद होगा, 4 कोयला खदानों को एक नई तकनीक अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, और ये खदानें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। उसके अलावा अभी चीनी वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक बनाई है जिसे जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल कहा जा रहा है। एक तरह की बैटरी है, मतलब आप इसमें कोयला डालोगे तो सीधा बिजली बन जाएगी, बीच में धुआं वगैरह निकलने का कोई काम नहीं रहेगा। और हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी थी। अच्छा, राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन की अगर बात करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है, गैसिफिकेशन करना है। और इसके लिए सरकार ने बजट रखा है 8500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सब बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो आंसर होगा मिसाइल और ड्रोन के लिए। तो अभी भारत ने अपना पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब मिसाइलों और ड्रोन के लिए इंजन बनाने में विदेशी देशों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी। टर्बोजेट इंजन क्या होता है? ये एक जेट इंजन है। इसमें हवा अंदर जाती है और वो ईंधन के साथ जलती है, मतलब फ्यूल बर्न होता है उससे, और फिर तेज गति से पीछे निकल जाती है। तो इससे इंजन को थ्रस्ट यानी कि एक तरह से धक्का मिलता है, जिससे मिसाइल या जो भी विमान है वो आगे बढ़ता है। ये वही है न्यूटन का लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन की। तो ये क्या है? डिस्पोजेबल यानी कि एक बार उपयोग के लिए बनाया गया इंजन। इसे मुख्य रूप से मिसाइलों और ड्रोन में लगाया जाता है। मिशन पूरा होने के बाद इसे वापस लाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये छोटा, हल्का और कम लागत वाला होता है। तो अभी भारत ने अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन बना दिया है। ये इंजन 300 किलोग्राम थ्रस्ट पैदा करता है। इसे डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण किया हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग ने। अब जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, ये भारत का पहला है इस तरह का स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन। अब भारत में ही पहले से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अगर बात करें दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक, ये किस आइसोटॉप पर आधारित है? थोरियम 229। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। तमिलनाडु, ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल ये समुद्र में स्थापित करेगा। भारत ने दुनिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा शुरू की जो परमाणु रिएक्टर की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी ये बन गई है स्काइडू, बंगलुरु की फिनटेक कंपनी है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट ये बनेगा महाराष्ट्र के पालघर जिले में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये देश का पहला एयरपोर्ट बन गया जिसे ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट मिला है, फसाई ने दिया। एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ये कहाँ पर हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आईसीएमआर, ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित करेगा? किलोंग, हिमाचल प्रदेश में। भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक विकसित की है। इसे सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने बनाया। भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक। भोपाल में देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी स्थापित की जाएगी। जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। ठीक है, तो भारत में पहले से संबंधित है ये सारे पॉइंट्स, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो सही उत्तर होगा जोधपुर में। तो भारत पहली बार 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त 2026 तक राजस्थान के जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के जो भी डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, ये सब मिलकर के टाइप 1 डायबिटीज के बेहतर इलाज और नई तकनीकों पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। अच्छा, डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज जिसे आप बोलते हो मधुमेह, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसकी मात्रा जब सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो उसे आप बोलते हैं डायबिटीज हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन ये सही मात्रा में नहीं बनता या शरीर उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता। अब आप पूछोगे इंसुलिन क्या है, तो आप यूं कहोगे कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय बना। इसका काम क्या होता है? खून में मौजूद शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना ताकि वहां पे वो ऊर्जा में बदल सके, एनर्जी में बदल सके। लेकिन जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता तो शुगर खून में ही जमा होने लगता है और फिर डायबिटीज हो जाती है। एक हम पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब इसमें जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता। इसमें मरीज को जीवन भर इंसुलिन लेनी पड़ती है बाहर से। और टाइप 2 डायबिटीज सबसे सामान्य यही है। इसमें
शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और अधिकतर ज्यादातर यही प्रकार लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने प्रश्न क्या पढ़ा भैया कि भारत पहली बार अभी कहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब कुछ और सम्मेलन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र हुआ शिलोंग मेघालय में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जून 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां पर किया गया? चंडीगढ़। सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ अहमदाबाद में। विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक अभी कहां पर हुई? ब्राजील में। दूसरा पैक्स सिलिका समिट यह भी हुआ वॉशिंगटन डीसी में। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ नई दिल्ली के पूसा परिसर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ अभी जयपुर राजस्थान में। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग का आयोजन हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक हुई कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 28वीं सोसाइटी बैठक कहां पर हुई? कोयम्बटूर तमिलनाडु। तीसरा भारत टेक्स 2026 हुआ नई दिल्ली में। ये भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नरेश पाल गंगवार को। तो अभी केंद्र सरकार ने 1994 बैच के राजस्थान कैडर के जो आईएएस अधिकारी हैं नरेश पाल गंगवार, उनको शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग क्या करता है? ये विभाग भारत में कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी नीतियां बनाता है, उसे लागू करता है। ठीक है, वैसे अभी तो जरूरत नए शिक्षा मंत्री की है। कौन है शिक्षा मंत्री? बच्चा बच्चा जानता है बॉस, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, जिनका धर्म तो अभी यही कहता है कि भैया सीट का लालच छोड़ो, लेकिन प्रधान बने बैठे हैं। खैर, कुछ और नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराता हूं। नियुक्ति वाला प्रश्न है तो भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने रविंद्र कुमार अग्रवाल। चमड़ा निर्यात परिषद काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने रमेश कुमार जुनेजा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अभी नए अध्यक्ष ए.के. बाला सुब्रमण्य। और नितिन नवीन पटना बिहार से हैं, बीजेपी की सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 12वें नंबर के हैं वैसे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने प्रसन्ना कुमार। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ धीरज सेठ। और इस बार भारत ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है, 18वें नंबर की है ये, 18वां संस्करण। और इसमें भारत के शेरपा बने सुधाकर दलेला। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी नेमचा किपगेन। आत्मा के अध्यक्ष कौन बने? आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यूं समझो टायर कंपनियों का एक संघ है। उसके अध्यक्ष अरुण मामेन बने। मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर बने युमनाम खेमचंद सिंह, इनका नाम है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। तो अभी 23 जुलाई को जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भारत के जो 15 वर्षीय बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। तो इनकी उम्र है 15 साल 118 दिन। 19 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक पूरा किया। अपनी पारी में 4 चौके 4 छक्के इन्होंने लगाए और ये उनके सीनियर भारतीय टीम के लिए चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। अच्छा, उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए मैं आपको बताता हूँ। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, ठीक है। आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में सबसे कम उम्र में T20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने का जो उनका रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। और रोहित शर्मा का सबसे कम उम्र में भारतीय T20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी इनका नाम है। कहां से आते हैं? बिहार से। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में आयकर दिवस 2026 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जुलाई को। आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत की याद में मनाया जाता है और ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है। 24 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने आयकर लागू किया था। और क्यों किया था?
क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने ये शुरू किया था। और हम इस दिवस को कब से मना रहे हैं? एक्चुअली में 2010 में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहली बार आयकर दिवस मनाना शुरू। वैसे सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल है। ठीक है, तो आयकर दिवस कब हुआ है भैया? 24 जुलाई को। चलो जुलाई के सारे दिवस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को 3 दिवस हमने मनाए, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया था। तो ये आपके जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट दिवस हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इन्फोसिस ने अपने अगले एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा आशीष डैश को। तो अभी इन्फोसिस ने घोषणा कर दी है आशीष डैश ये कंपनी के अगले एमडी सीईओ होंगे। वर्तमान में कौन है? सलील पारेख है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है ये 31 मार्च 2027 को पूरा होने वाला है। तो उसके बाद जो कंपनी के नए एमडी सीईओ होंगे वो ये होंगे आशीष डैश। कार्यकाल इनका 5 साल का रहेगा। इन्फोसिस आईटी कंपनी है, मुख्यालय इसका याद रखना कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट्स हमने पीछे रिवाइज कर ही लिए। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जून 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा नाथन स्मिथ को। तो अभी जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो पुरुष वर्ग में बात करें कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है नाथन स्मिथ को, न्यूजीलैंड के प्लेयर है। वही वुमेन्स कैटेगरी में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? डैनी वॉटहाउस को, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। ठीक है, तो पुरुषों में तो नाथन चुने गए और महिलाओं में डैनी चुनी गई है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई। सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं और चेयरमैन है जय शाह। अभी सौरव गांगुली याद है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें नंबर के क्रिकेटर बने। और आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए गवर्नेंस रिव्यू कमेटी नाम की एक नई समिति बनाई है और इस समिति के अध्यक्ष देवजीत सेकिया बनाए गए हैं, जो कि आप जानते हो बीसीसीआई के सचिव हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संग्राम सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए अभी किस खिलाड़ी को हराया? तो आंसर होगा मोहम्मद आबिद अली। तो संग्राम सिंह एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले अभी पहले भारतीय बन गए हैं। यहाँ पे उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के फाइटर मोहम्मद आबिद अली को हराया है। एमएमए एशियाई चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन अभी हुआ कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में, और जीत लिया। संग्राम सिंह ने इसका खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। पाकिस्तान के फाइटर जो है मोहम्मद आबिद अली, उनको इन्होंने हरा दिया। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। बाकी हाँ, इनकी पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देखो, कल आपसे पूछा था कि भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य देश बना? तो 123वां। फिर आपसे पूछा 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। फिर आपसे पूछा था कि अभी किस राज्य के खावड़ा सोलर पार्क में भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा गुजरात। फिर आपसे पूछा 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अभी कहां पर हुई? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में हुई। फिर पूछा चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अली रेजा फिरोजजा ने, ये फ्रांस के प्लेयर हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का जो सीईओ है वो किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अनुराग जैन आंसर होंगे। फिर पूछा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया 23 जुलाई को। आईआरसीटीसी के
सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो राहुल हिमालयन को। और भारत का पहला यूपीआई सक्षम यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो एनकेश कंपनी ने। और फिर पूछा तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव कौन सा बन गया? तो आंसर होगा किल्लाई गांव। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था कि भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज का आयोजन अभी किया था? तो सही उत्तर क्या होगा? थाईलैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।